किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटे? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? साक्षी और कामना, प्लीज रिप्लाई यस और नो। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आरती दिखा, आरती कैन यू हियर मी? आरती आप सुन पा रहे हो मुझे? कैन यू हियर मी बेटे? तो इससे भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और अलग अलग लोग जिम वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर की सप्लाई कर सकते हैं बेटे। तो ये था सोशल एनवायरनमेंट, और आपने देखा सोशल एनवायरनमेंट भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है बेटे। नेक्स्ट आ रहा है आपका डायमेंशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है बेटे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको पता है जो टेक्निक्स वगैरह हैं उनमें बदलाव होता रहता है बेटे। टेक्निक्स नई नई आती रहती है, इम्प्रूव होकर आती रहती है। तो थर्ड एनवायरनमेंट आपका है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल में बेटे टेक्निक, टेक्निक क्या होती है? काम करने के मेथड को, काम करने के तरीके को, काम करने के वे को हम क्या कहते हैं? टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि आज के समय मॉडर्न टाइम में, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम है, मशीनों का युग है बेटे, तो टेक्निक चेंजेस होती रहती है। एक टेक्निक पुरानी होने पर नई टेक्निक आ जाती है जो काम को ज्यादा अच्छे ढंग से लेस कॉस्ट के अंदर, लेस टाइम के अंदर परफॉर्म करके देते रहते। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती रहती है। और एक बिजनेसमैन को या मैनेजर्स को, स्पेशली मैनेजर्स को बेटे नई टेक्निक पर हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नई टेक्निक हमेशा लेस कॉस्टली होती है, ठीक है, काम को जल्दी करके देते बेटे, एडवांसमेंट होता है टेक्निक के अंदर, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट को बेटे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं रहती है। तो हमेशा एक बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को निगरानी में रखने चाहिए, देखते रहना चाहिए भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं, और केवल देखे ना, उन चेंजेस को अपनाएं भी बेटे, अडॉप्ट भी करने चाहिए हमें उन चेंजेस को, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इनोवेशन होता है बेटे, नई टेक्निक आती है, काम को करने के नए तरीके ढूंढे जाते हैं। एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए न्यू टेक्निक, नया इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया बेटे समथिंग न्यू लेकर आता है, एंड बेटर फॉर कस्टमर, और कस्टमर के लिए वो बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है बेटे, ठीक है। दे में क्रिएट थ्रेट फॉर सम बिजनेस। देखिए जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो कुछ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं और कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट्स लेकर आते हैं। जो बिजनेस ओल्ड टेक्निक से कार्य कर रहे हैं और वो नई टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करते या अपनी टेक्निक को अपडेट नहीं करते, वो कंपटीशन में या रेस में पीछे छूट जाते बेटे, और रेस में कभी आगे नहीं आ पाते। तो इसीलिए कुछ बिजनेस के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी लाते हैं और कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट्स। The businessman must have a close eye on the technological changes, और एक बिजनेसमैन को इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर लगातार निगरानी रखना पड़ता है बेटे। In case businessman understands these changes well in time, he can achieve his objective। तो जब बिजनेसमैन इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को समय रहते भाप लेता है, समय रहते अडॉप्ट कर लेता है, समय रहते अपना लेता है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेते हैं। अदरवाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस में बी थ्रेटन, अदरवाइज जो बिजनेस का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाते हैं बेटे, क्योंकि नई टेक्निक से फिर दूसरे जो कंपेटिटर है वो आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो, जिसका नोकिया एक एग्जांपल है बेटे। नोकिया, ठीक है, टेक्निक नहीं अपनाई उन्होंने, एंड्रॉइड नहीं अपनाया, विंडो फोन से काम करते रहे, जिसके कारण बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। और आज के समय बहुत कम लोग जो है नोकिया का यूज करते हैं, बहुत कम लोग। तो एक बार आपकी मार्केट में रेपुटेशन बिगड़ी तो फिर उसे संभालने में सालों लग जाते बेटे, और सालों बाद भी हो सकता है वो ना संभले, जैसा नोकिया के साथ होता है। आज भी उसकी रेपुटेशन संभल नहीं रही है बेटे, ठीक है। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लगातार बेटे देखते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, और उन्हें हमेशा अपनाते रहना चाहिए। मेजर एलिमेंट देखिए क्या है बेटे, ठीक है, एलिमेंट क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की? सबसे पहला है डिस्कवरिंग द न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हमें न्यू वेज यानी कि नए तरीके डिस्कवर करने हैं, ठीक है, डिस्कवरिंग द न्यू वेज, discovering the new ways of producing goods and services। तो goods and services को
प्रोड्यूस करने के नए तरीके हमें ढूंढने हैं। पहला तो ये तरीका हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का। सेकंड है बेटे डिस्कवरिंग द न्यू मेथड, डिस्कवरिंग द न्यू मेथड, भाई या तो आप नए मेथड ढूंढ लो, या तो नए वेज ढूंढ लो, अलग तरीके से काम करना शुरू कर लो, या फिर एक अलग मेथड, अलग ठीक है टेक्निक आप देख लो काम को करने की। बेटे इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस, बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है नई तकनीक का। देखिए विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन द मार्केट, तो जैसे बेटे टेलीविजन का इन्वेंशन किया गया, टीवी आया मार्केट के अंदर, द सिनेमा एंड रेडियो इंडस्ट्री वर एडवर्सली इफेक्टेड। तो इससे सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, जो सिनेमा घर होते हैं बेटे, हॉल जो होता है जहां लोग मूवी देखने जाते थे, और जो रेडियो की इंडस्ट्री थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज के समय देखिए रेडियो की इंडस्ट्री, जो पहले रेडियो बनाते थे वो खत्म ही हो गई, क्योंकि आज के समय रेडियो लोग चलाते ही नहीं है, बहुत कम। पुराने समय के एक दो लोगों के पास रेडियो हो तो हो, अदरवाइज तो फोन में रेडियो होता है, आप उसमें रेडियो सुन लेते हैं बेटे। तो लोग रेडियो चलाते ही नहीं है आज के समय। तो रेडियो इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गई टीवी के आने से बेटे, ठीक है। और साथ ही साथ जो सिनेमा हॉल है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सेकंड है विद द अराइवल ऑफ फोटोस्टेट मशीन, बेटे फोटोस्टेट मशीन आई, आज आप जल्दी से तुरंत फोटोस्टेट करा सकते हो, ठीक है। एक पेज की हजारों कॉपी आप निकाल सकते हो। उससे पहले जब फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी तो पहले कार्बन कॉपीज का यूज होता था बेटे, ठीक है। कार्बन पेपर इंडस्ट्री होती थी जो कार्बन पेपर बनाते थे, और नीचे कार्बन पेपर लगा के उसके ऊपर हम जो लिखते थे वो नीचे छप जाता था बेटे। लेकिन फोटोस्टेट की मशीन आने से वो कार्बन इंडस्ट्री समाप्त हो गई, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। आज के समय बहुत कम कार्बन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। थर्ड है विद द एंट्री ऑफ सिंथेटिक थ्रेड इन द मार्केट, जब सिंथेटिक थ्रेड, थ्रेड यानी जो धागा होता है बेटे, ठीक है, जिससे सिलाई होती है कपड़े बेटे, ठीक है, स्टिच किया जाता है, सिला जाता है। तो जब सिंथेटिक थ्रेड मार्केट के अंदर आया, द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री वाज बैडली इफेक्टेड, तो जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और फोर्थ है डिजिटल वॉचेस, आज के समय देखिए डिजिटल वॉच आ चुकी है जो आपकी बेटे हार्ट बीट को बता देती है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को बता देती है, आप कितने चले हैं एक दिन के अंदर वो आपके लिए बता देती है। तो स्मार्ट डिजिटल वॉच आने से बेटे जो ट्रेडिशनल वॉचेस होती थी, जो परंपरागत घड़ियां होती थी लोग पहनते थे वॉच बेटे, उनकी मार्केट खत्म हो गई और डिजिटल वॉच आ गई है। तो आपने देखा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का बेटे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है बिजनेसेस के ऊपर। तो ये था आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेटे, पॉलिटिक्स यानी राजनीति। तो जब भी एक देश की राजनीति में परिवर्तन आता है तो बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आते हैं। तो कई गवर्नमेंट ऐसी होती है जो बिजनेस को, व्यापार को सपोर्ट करती है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आपकी जो है बेटे ये बिजनेसमैन को ही सपोर्ट करती है, ठीक है। ये इंडिया को अमेरिका बनाना चाहती है तो बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट आती है वो किसानों की भलाई ज्यादातर करते बेटे, और बिजनेस, ठीक है, बिजनेसमैन की तरफ उनका फेवर कम ही देखने को मिलता है, उन पर हाई टैक्सेशन वो लगाती है। तो जब भी बेटे पॉलिटिक्स चेंज होते हैं किसी देश की, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो ये बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आते हैं। तो फोर्थ टाइप का आपका एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जब भी पॉलिटिक्स में चेंज आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है बेटे, तो ये बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आते हैं। देखिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल कंडीशन यानी राजनीतिक दशाएं देखी जाती है, सच एज जनरल स्टेबिलिटी, कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा बेटे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, ठीक है, तो वहां पर उसी की सरकार बनी है जो पिछले साल भी थी बेटे, ठीक है, तो उन्हीं की सरकार आपकी बनी है। तो इस तरह से देखा जाता है भाई कि किस गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, कौन सी गवर्नमेंट लंबे समय तक रह सकती है। तो ये जब एक ही गवर्नमेंट बार बार रिपीट होती है तो वो अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करती, जबकि एक गवर्नमेंट अगर है उसकी बजाय दूसरी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, दूसरी गवर्नमेंट बेटे आती है तो वो अपने नए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसियां लेकर आती है, और फिर बिजनेसमैन को फिर से परेशानी आती है क्योंकि उन्हें उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है बेटे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आता है वो भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आते रहते हैं, ठीक है, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है और उससे हमें फायदा भी हो सकता है। देखिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं, ठीक है, उसकी बेटे जनरल स्टेबिलिटी देखते हैं एंड पीस,
पीस यानी शांति देखते हैं कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी के आने से शांति है या नहीं है बेटे। अब जैसे आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसमें शांति कम ही देखने को मिलती है। कभी एनसीआर का मुद्दा बेटे खड़ा हो जाता है, ठीक है, कभी वो कश्मीर घाटी में वो जो हमने वो हटाई बेटे, ठीक है, उसके ऊपर मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है, तो शांति कमी देखने को मिलती है। तो देखा जाता है किस गवर्नमेंट के समय शांति ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है उसका बिजनेस समुदाय पर, बिजनेस कम्युनिटी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बेटे। It may have either positive or negative impact on the business. तो political changes का या तो business पर positive impact पड़ेगा या negative है। Hence इसलिए businessman must scan it constantly। तो इसीलिए एक businessman को political environment को लगातार scan करते रहना चाहिए, लगातार बेटे जज करते रहना चाहिए या predict करते रहना चाहिए। अब मेजर एलिमेंट देख लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व, कि लगातार लंबे समय तक कौन सी गवर्नमेंट रह सकती है। अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है बेटे, उसे लगभग 10 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो 2024 तक 10 साल उसके पास हो जाएंगे। तो काफी स्टेबिलिटी उन्होंने हासिल की, लगातार 2 बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई थे। तो स्टेबिलिटी। सेकंड है पीस इन द कंट्री, भाई देश के अंदर शांति का माहौल है या नहीं है इस गवर्नमेंट के आने से, ये भी देखा जाता है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, कि भाई गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है बिजनेस को लेकर, बिजनेस को लेकर गवर्नमेंट का रवैया कैसा रहता है, वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, ये भी देखा जाता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे बनी है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है बेटे। अब जैसे हरियाणा के अंदर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, कोई भी पार्टी बेटे सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई, फुल वोट के साथ नहीं आ पाई, तो इसीलिए बीजेपी को अब जेजेपी के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो इसे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कहते हैं, जब एक अकेली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में आप देखिए बेटे 3-3 पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है वहां पर, तो वो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आपकी है। आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के आइडियोलॉजी क्या रहते हैं, उनके विचार क्या रहते हैं, उनके आइडिया कैसे रहते हैं बेटे, इसे भी देखा जाता है, इसे भी महसूस किया जाता है। तो बिजनेसमैन को लगातार बेटे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि अगर एक गवर्नमेंट हटी और दूसरी गवर्नमेंट आई तो क्या क्या चेंजेस ला सकती है, और इन चेंजेस को प्रेडिक्ट करके हम अपने बिजनेस में आने वाले टैक्स को यानी कि नुकसान को वहां से रिमूव कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट देखते हैं एक बार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर। तो देखिए इन 1977 के अंदर द जनता गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए स्ट्रिंजेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल कंपनी। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़ा रवैया, सख्त रवैया अपनाना, किसी के विरुद्ध हो जाना बेटे। तो जो 1977 की जनता गवर्नमेंट थी उसने बेटे मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया और उन्हें भारत में एंट्री नहीं करने दी। As a result, परिणाम स्वरूप the multinational companies like IBM and Coca-Cola has to ignore India। तो जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन थे IBM और कोका कोला, इन्हें भारत को इग्नोर करना पड़ा, इन्हें भारत से अपने बिजनेस को समेटना पड़ा और दूसरे देश में लेकर जाना पड़ा बेटे। तो गवर्नमेंट के सख्त रवैये के चलते इन मल्टीनेशनल कोऑपरेशन को भारत से बेटे, ठीक है, निकलना पड़ा। सेकंड देखिए द न्यू गवर्नमेंट एनकरेज द मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। अब जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने मल्टीनेशनल कोऑपरेशन को एनकरेज किया, उन्हें बढ़ावा दिया बेटे, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आइए इंडिया के अंदर बिजनेस लगाइए। दिस लेड टू द ओपनिंग ऑफ डोर्स फॉर द इंडियन मार्केट फॉर द मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। तो बेटे गवर्नमेंट के इस रवैये ने भारतीय मार्केट के दरवाजे खोल दिए मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के लिए, कि मल्टीनेशनल कोऑपरेशन अब इंडिया में आ सकती है, उन्हें बेटे पूरी फ्रीडम है यहाँ पर आने की। कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप कोका कोला एंटर इनटू द इंडियन मार्केट वंस अगेन। और गवर्नमेंट के इस रवैये के चलते जो कोका कोला जिसने भारत को छोड़ दिया था, भारत से अपना बिजनेस समेट लिया था, फिर से भारत में एंट्री की। थर्ड देखिए इम्पैक्ट क्या है बेटे, कि इट वाज ओनली ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो राजनीतिक हित के चलते, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते दैट हैदराबाद केम टू बी नोन एज साइबराबाद। तो हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से पहचाना जाने लगा बेटे। साइबराबाद का मतलब होता है जहां पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से काम होता है बेटे।
जैसे बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया बेटे, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का फैलाव है, स्प्रेड आउट है बेटे। इसलिए हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाने लगा केवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते। इन अदर वर्ड्स इट कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ आईटी। तो इसे बेटे सेंटर ऑफ आईटी के रूप में पहचाना जाने लगा कि आईटी का मुख्य केंद्र बिंदु हैदराबाद है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मेनी आईटी कंपनी कम टू एस्टेब्लिश इन हैदराबाद। तो बहुत सारी आईटी कंपनियां आई और उन्होंने हैदराबाद में अपना बिजनेस लगाया। तो ये था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिफ्थ आ रहा है लीगल एनवायरनमेंट, लीगल में, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल यानी कि विभिन्न विभिन्न एक्ट पास करना, अलग अलग अधिनियम पास करना। तो फिफ्थ एनवायरनमेंट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल में, लीगल यानी कि लीगली, ठीक है, वैधानिक, विधि विधान के जरिए, वैधानिक एक्ट के जरिए जो विधान लिखा जाता है किसी देश का, रूल्स, लीगल रूल्स तैयार किए जाते हैं बेटे, तो लीगल एनवायरनमेंट। तो आपको तो पता ही है बिजनेस में भी अलग अलग तरह के एक्ट पास किए जाते हैं बेटे, अलग अलग तरह के नियम पास किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एक्ट पास हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट बेटे, ठीक है, एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट आपसे कहता है भाई कि जिस भी मजदूर को आप वेजेस पे कर रहे हो, कम से कम मिनिमम वेजेस जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन कर सके और उसे जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए, उतनी मजदूरी आपको देनी है। मिनिमम वेजेस एक्ट ये श्योर करता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटे कंपनियों को वो मिनिमम वेज पे करनी ही पड़ती है लेबर को। अगर वो मिनिमम वेज पे नहीं करती लेबर को तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसके बिजनेस को बेटे बंद करा सकती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए कंपनियों को बेटे जरूरी होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसे कंपनी प्रॉपर तरीके से फॉलो करे लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। देखिए लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जितने भी एक्ट पास करती है बेटे लीगल एनवायरनमेंट में, वो सारे के सारे एक्ट आ जाते हैं। जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कोई डिसीजन देता है, कोर्ट कोई जजमेंट देता है बेटे, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। एंड डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन, अलग अलग कमीशन या अलग अलग कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी कोई निर्णय लेती है, कोई डिसीजन लेते हैं बेटे, तो वो भी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट। तो बेटे गवर्नमेंट इन कमीशन को अपॉइंट करते हैं और ये अपने जजमेंट देते हैं। तो कहने का मतलब है कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्ट पास होते हैं वो एक्ट आएंगे। कोर्ट जो जजमेंट पास करता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर जो जज बैठता है वो जजमेंट पास करता है, वो इसके अंदर आएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कमेटियों का निर्धारण करते हैं और कमेटियां जो बेटे डिसीजन लेती है वो इसके अंदर आते हैं। This arrangement needs to control and regulate the various business activity। तो ये अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके बेटे, ताकि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस चलाया जा सके और कोई भी बेटे इलीगली अपने बिजनेस को ना चलाए, इसीलिए ये एक्ट पास किए जाते हैं, ठीक है। तो बेटे रूल रेगुलेशन के साथ काम हो सके, सेल परचेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। द बिजनेस कम्युनिटी कैन नॉट इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए गए लीगल फ्रेमवर्क को बेटे इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए गए लीगल फ्रेमवर्क को उन्हें पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इट मे हैव बीन आइदर और नेगेटिव। तो बेटे इस लीगल एनवायरनमेंट का बिजनेस पर या तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो बिजनेसमैन मस्ट हैव टू स्कैन इट रेगुलरली। इसीलिए एक बिजनेसमैन को बेटे लीगल एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहना चाहिए, लगातार उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट जजमेंट कमीशन ने जो भी डिसीजन दिए बेटे उन्हें हमें जल्द से जल्द अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते रहना चाहिए। अगर हमने उस लीगल फ्रेमवर्क को इग्नोर किया तो गवर्नमेंट की दखलंदाजी होगी और हमारे बिजनेस को बेटे गवर्नमेंट फिर बंद भी करा सकती है। मेजर एलिमेंट आपको बता देते हैं कि भाई गवर्नमेंट द्वारा जो एक्ट पास होते हैं वो लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। जो वेरियस कमीशन और एजेंसियां जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, वो इसका हिस्सा होता है। एंड जजमेंट पास बाय द कोर्ट, और कोर्ट जो भी जजमेंट पास करते हैं वो भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है बेटे, ठीक है। इम्पैक्ट देखिए लीगल एनवायरनमेंट का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा देख लेते हैं।
कि बाय रिमूविंग कंट्रोल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में पढ़ा चुका हूं बेटे, फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा था, उसमें कैपिटल मार्केट आई थी। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की थी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इश्यू होते थे और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म यानी कि शेयर डिवेंचर बॉन्ड इश्यू होते थे। तो इन्होंने कहा कि जब हमने कैपिटल मार्केट से रिमूव हटाए, ठीक है, कंट्रोल वगैरह जो थे अननेसेसरी बेवजह के नियंत्रण रिमूव किए, हटाए, a huge amount of capital was collected। तो जैसे ही हमने कैपिटल मार्केट से बेवजह के रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो हमने देखा कि कैपिटल मार्केट से ह्यूज अमाउंट हमने कलेक्ट किया, बहुत सारी कैपिटल हमने कलेक्ट की बेटे बाय इशूइंग द न्यू शेयर इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में नए शेयर इशू करके बहुत सारा पैसा कंपनियों ने कलेक्ट किया। और ऐसा क्यों हो पाया? जब कैपिटल मार्केट से बेवजह के रूल रेगुलेशन को हटाया गया, तब ऐसा हो पाया बेटे। सेकंड, with introduction of relaxation in FDI and foreign exchange। तो 1991 में बेटे गवर्नमेंट ने कुछ बड़े चेंजेस किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एफडीआई अलाउ किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर 100% इक्विटी शेयर के साथ इन्वेस्ट करती है और अपना बिजनेस ओपन करती है, तो उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1991 से पहले एफडीआई अलाउ नहीं था। 1991 से पहले एफआईआई अलाउ था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलाउ थी। उसके तहत एक विदेशी कंपनी को इंडिया में एंट्री करने के लिए इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करने होते थे बेटे, तभी वो इंडिया में एंट्री कर सकती थी। जैसे कि 1983 के अंदर बेटे हीरो होंडा एस्टेब्लिश हुआ था। हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा जापान की कंपनी थी। जापान को बेटे इंडिया में एंट्री करनी थी, तो वो खुद एंट्री नहीं कर सकते थे, इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया बेटे, हीरो होंडा बनी, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद इंडिया ने एफडीआई अलाउ की और विदेशी कंपनियों से कहा कि अब आप इंडिया में 100% इक्विटी शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेटे। तो इस एफडीआई का भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत की मार्केट के अंदर एंट्री की बेटे। Consequently, परिणाम स्वरूप there has been a tremendous increase in the foreign exchange reserve। तो बेटे जब विदेशी कंपनियों ने इंडिया में एंट्री की, वो फॉरेन करेंसी लेकर आए, यूएस डॉलर लेकर आए और इंडिया वालों को दिए, तो इंडिया के पास फोरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज हो गया बेटे। तो ये था आपका लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज हमने आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को पूरा कर दिया बेटे, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम? 10 बच्चे जुड़े हुए हैं बेटे, अपने दोस्तों से बोलिए कि वो आकर जुड़े। यहाँ पर जुड़ते क्यों नहीं है ये बच्चे? एक दिन अब ये दीपक प्रजापति जो है ये 2 दिन से नहीं आया, आज आया। अब आज आ गया, आज इसके अटेंडेंस लग गया, अभी अगले 2 दिन अब्सेंट रहने वाला है। तो ये बच्चे ऐसा करते हैं कि एक दिन आते हैं, 2 दिन अब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण डेली जो संख्या है वो रेगुलर बन ही नहीं पाती बेटे। वेरी बैड। दीपक, कैन यू हियर मी? दीपक जवाब। बेटे क्या चल रहा है दीपक आपका? आप एक दिन आते हो, 2 दिन अब्सेंट रहते हो। आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। क्या दिक्कत हो गई? अच्छा घर पर अब रहोगे डेली? चलो अच्छी बात है बेटे। ये आपके साथ ही नहीं है बेटे, बहुत बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक दिन आते हैं, 2-3 दिन नहीं आते, इससे मोमेंटम गड़बड़ाता है बेटे। हम सोचते हैं कि सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से करेंगे, लेकिन यहाँ संख्या को देख के मन ही नहीं करता आगे बढ़ाने का। तो वेरी बैड। कोशिश कीजिए आप लोग रेगुलर रहें, अपने दोस्तों को एनकरेज कीजिए कि भाई आकर क्लास लो। अब कोई वीडियो थोड़ी नहीं बन रही है कि वीडियो हमने आज नहीं देखी तो कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे। यहाँ जो ये रिकॉर्डिंग होती है ये भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहती बेटे, 24 घंटे के बाद ये खत्म हो जाती है। तो आपने तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप लोग रेगुलर आए बेटे डेली, ठीक है। गर्ल्स भी थोड़ा रेगुलर आए आप लोग, और अपना नेटवर्क थोड़ा अच्छे करें। आप जियो की सिम लें, जियो से अपना देखें। कई बच्चों की शिकायत आई है कि सर नेटवर्क नहीं आता, जिसके कारण हम ज्वाइन करते हैं, फिर 2 मिनट या 3 मिनट बाद ही फिर अपने आप, ठीक है, हट जाती है वीडियो वहां से। तो बेटे नेटवर्क को इम्प्रूव करें। हाँ, कोशिश कीजिए आप जियो का नेटवर्क थोड़ा लेकर आए, जियो का बेस्ट है आज के समय मेरे हिसाब से। ठीक है? हाँ, तो जिसको जो जो जिस एरिया में जो नेटवर्क बेस्ट है, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी है, आप उसे यूज करें, क्लास रेगुलरली। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटे, शाबाश। प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो? गर्ल्स में बताइए। आरती मुझे दिखाई दे रही है गर्ल्स में यहाँ केवल। आरती कोई प्रॉब्लम?
और बेटे और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अदरवाइज मैं क्लास खत्म करता हूँ यहीं पर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटे थैंक यू वेरी मच, ये क्लास में यहीं खत्म करता हूँ। अपने दोस्तों को बेटे बोलिए कि क्लास रेगुलर ले ताकि सिलेबस आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू।